हाँ भाई, शुरू करो। जब मेरी वफ़ात हुई तो सरमा की एक यकज़दा ठठरती शाम थी। जब मेरी वफ़ात हुई उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की, मगर खिलाफ़े मामूल खामोश रहा। मुझसे कोई बात ना की, ना मेरी बीवी से। बस खाली खाली आंखों से हम दोनों को देखता रहा। मरेगा आज। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को भी मैंने फ़ोन ना करने दिया कि उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। हाँ। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, उन्हें परेशान करने की कोई तुक न थी। यूँ सिर्फ मैं और बीवी ही घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता। उम्र ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करना थी और दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर इस के एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गरूब हो गया। तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगीं। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। उसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें लीं हाँ। और गरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे मैं हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए इस पर सकता तारी हुआ और फिर धाड़े मारकर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की, ये अजीब बात है कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई। कराची से भी छोटी बेटी और मियाँ सुबह की पहली फ़्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाते। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, हाँ। अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट, सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी आ गए थे। ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी तीनों मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थीं, ओए। मट्टी इनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं बाजू का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुँचे थे। इस कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत ख़त्म हुई महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस गुजर चुके हैं। ओए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसा के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नज़र ना आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देखो, फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और फ़ौरन हाँ कर दी। ये अलग बात है कि फ़ैसला पहले ही हो चुका था। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आँख खुली तो मैं अपनी गली में था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। ओए। घर से बाहर खड़े थे। इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक कर रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। ओए। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। ओए। वफात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा तरीन मॉडल की खरीदी थी। इसका सनरूफ भी था और चमड़े की ओरिजिनल सीटें भी थीं। ओए। धचका सा लगा। गाड़ी कहाँ हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ मौजूद थी। तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या? किताबें थीं, ना अलमारियाँ। राइटिंग टेबल, इसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, आला मरकज़ी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं और अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी हुई थीं। ओए। बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी तो वहाँ न था। मुझे फ़ारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आईं।
दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान सादी का नादिर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप में और छाँव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। दादा जान और वालिद साहब की ज़ाती डायरियाँ सब गायब थी। कमरा यूं लगता था कि गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीरें 15,000 रुपये से लगवाई थीं, जगह जगह से फट चुकी थी। फाउंटेन पेनों का बड़ा ज़ख़ीरा था मेरे पास, पार्कर, शेफर, क्रॉस, जो भी दराज में नहीं था। मेरी यमुर्दा मैं यमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। भलाई मंजिल का ये वसी और अरीज लाउंज भाएं बाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया, मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवाकर इस लाउंज में रखे थे। शायर बरादरी को ये बहुत पसंद थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरस में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और कैसे पूछूं कि घुटनों का दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मुयस्सर आ रही थीं या नहीं। मैं उसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं, मगर मैं तो बोल न सकता था, ना ही वो मुझे देख सकती थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो कुछ इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा था, बच्चे इस मकान को फ़रोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे मुसर थे कि हमारे पास रहेंगी। बीवी को मेरी नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की ज़िद के सामने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी थी। बीवी ने खुद ही बेचने के लिए कहा था कि उसे एक छोटी आल्टो ही काफ़ी होगी। इतने में मुलाजिम लॉन्ज में दाखिल हुआ। यह नौजवान अब धेड़ उम्र लग रहा था। मैं इसका लिबास देखकर ठटक गया। उसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज़ जो हांगकांग से खरीदी थी पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से लिया था। अच्छा, तो मेरे बेशबहा मलबूसात मुलाजिमों में यूँ तकसीम हो चुके हैं। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गायब रहकर सबको देखता रहा। एक एक बेटे बेटी के घर जाकर उनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा महरूम का यानी मेरा जिक्र आता, वो भी सरसरी सा। हाँ, जैनब मेरी नवासी अक्सर नाना अबू का तस्करा करती। एक दिन माँ से कह रही थी, अम्मा, ये बांस की मेज़ कुर्सी नाना अबू लाए थे ना, जब मैं छोटी सी थी। इसे फेंकना नहीं। माँ ने जवाब में कहा, जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खाओ, फिर मुझे मेरी सहेली के घर ड्रॉप कराना। मैं शायरों और अदीबों के इज्तिमाआत और नशिस्तों में गया, कहीं अपना जिक्र ना सुना। वो जो बात बात पर मुझे जदीद गज़ल का ट्रेंड सेटर कहा करते थे, जैसे भूल ही तो चुके थे। अब उनके मुलाजमों ने मेरी किताबें डिस्प्ले से हटा दी थी। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का ये बुरा हाल था। घास उगी थी। कत्बा परिंदों की भीड़ से अटा था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज़्यादा बेहतर न थी। 1 साल के जायज़े के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, रमक भर भी नहीं। बीवी याद कर लेती थी, ताहम बच्चे, पोते, नवासे, पोतियां सब भूल चुके थे। अब भी हल्कों के लिए मैं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबराह रहा था, वहाँ नामों वाले पुराने बोर्ड तक हट चुके थे और नए बोर्ड भी मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। दुनिया रवां दवां थी। कहीं भी मेरी ज़रूरत न थी, घर में ना बाहर। फिर तहजीबी, मुआशरती और इक़्तिसादी तब्दीलियाँ तेज़ी से आ रही थीं और आते जा रही थीं। हवाई जहाज़ों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निज़ाम सिमट कर मोबाइल के अंदर आ चुका था। मैं इन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल ही न जानता था। फ़र्ज़ कीजिए मैं फ़रिश्तों से इल्तमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने आ भी जाता, तो कहीं खुशामदीद ना कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी ज़िंदगियों को अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे, जिनमें अब मेरी गुंजाइश कहीं ना थी। हो सकता है बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफ़ा कर दिया। मकान बिक चुका है, मैं तो एक किसी बच्चे के पास रह लेती हूँ। 2 को अब वो कहाँ संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े दोस्त थोड़े वो अब बाकी बचे थे। वो भी अब बीमार और चलाऊ के मराहल का सामना कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता, नए लिबास में पेवंद की तरह।
जदीद बस्ती में पुराने मकबरे के मानद। मैंने फरिश्ते से रब्ता किया और अपनी आखिरी चॉइस बता दी। मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया। उसके का कमेंट बहुत मुख्तसर था। हर इंसान यही समझता है कि उसके बाद जो खला पैदा होगा कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो पैदा ही नहीं होता।